Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पे। आज हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर को जो डिमांड एनालिसिस कहा जाता है, इसे एक कदम आगे लेकर जाएंगे। ऑब्वियसली मैं 12th की बात कर रहा हूं और महाराष्ट्र बोर्ड की, क्योंकि यहां पर 11th एंड 12th दोनों का इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको 11th के किसी के बारे में जानकारी है तो उन्हें चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें जब भी उनके लेक्चर्स अपलोड होते हैं, जो भी टीचिंग उनके लिए किया जाता है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। पिछली बार की कहानी पहले मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है। आप लोग सोशल मीडिया से या तो सिंपल टीवी मीडिया से इतने इफेक्टेड हो, मतलब उठोगे तो सबसे पहले, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप ही लोग ऐसा करते हो, लगभग सभी लोग ओके उठ के, अभी सोच लो ये तो रिमोट है, बट उठ के अगर बोले यार पहले व्हाट्सएप थोड़ा स्टेटस चेक कर लेता हूँ, और इंस्टाग्राम की थोड़ी लाइक्स देख लेता हूँ, फेसबुक पे है तो फेसबुक के थोड़े लाइक्स देख लेता हूँ, और अगर लाइक्स ज़्यादा ना मिले थोड़ा दुखी हो जाता है, और फिर ऑटोमेटिकली दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था, और उस पल से इस पल तक बीच में आपके इमोशंस में सैलाब आया होगा, अप डाउन, और मुझे पता नहीं पिछली बार जो किया था आपको कितना याद रहा रहेगा। तो पहले तो मैं याद दिला देता हूं, ताकि आपका मूड और आपका जो दिलचस्पी है और आपका चैनल जो है मेरे चैनल से मेल खाने लगे। पिछली बार हमने क्या समझने की कोशिश की थी कि ये डिमांड होता क्या है। डिमांड, कोई भी चीज़ अगर इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कि भैया सबसे पहले अगर कोई चीज़ को आपको डिमांड कहना है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए। दूसरा, आपकी मंजूरी होनी चाहिए, मुझे ये खरीदना है। और तीसरा, आपकी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसके लिए पैसे भी दे सकता हूँ। तो कोई भी चीज़, वेदर वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, बंगला हो, कुछ भी हो, सैर सपाटे के लिए बाहर जाना हो, जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा के बाद में 2 चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इच्छा जो होती है वो मेरे मन में होती है, मेरे हृदय में होती है, वो मेरा डिज़ायर है। कोई भी इच्छा रख सकता है, बट उसके बाद में विलिंगनेस और उसके बाद में एबिलिटी, ये सभी के पास नहीं हो पाता है। तो ये तो हमने डिमांड के बारे में पिछली बार समझ लिया। डिमांड खुद से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल होती है। तो डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो मदद लेता है प्राइस और किसकी,
टाइम की। तो जब भी डिमांड की चर्चा हो, जब भी कोई भी कहे कि मैंने जाकर ये खरीदा, इंपॉर्टेंट आप स्टोरी को कंप्लीट करो। आपने कौन से कीमत पे खरीदा, आपने कौन से रेट में खरीदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कोई जाके कहता है अरे मैंने जाकर बाजार से सोनार की दुकान से ये अंगूठी खरीदी, ये लॉकेट खरीदा, ये कान की बालियां खरीदी, तो दूसरी आंटी जो होगी ना वो जरूर पूछेगी क्या रेट क्या था, कब गए थे खरीदने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं भी गई थी वहां पर मुझको तो ये रेट नहीं मिला है। हाँ, तो जब भी डिमांड की बात होती है, क्या खरीदा आपने, आपको रेट और टाइम, क्योंकि डिमांड रेट और टाइम के साथ में रिश्ता रखता है। इसके बाद में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व, ये दोनों समझने की कोशिश की, और इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, और इंडिविजुअल लोग को जोड़कर इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंसान 1, इंसान 2, इंसान 3, और आप काफ़ी इंसानों को जोड़ सकते हो, से आपको मार्केट डिमांड कैसे आता है, और मार्केट का जो डिमांड स्लोप है, ग्राफ है, वो कैसे आता है, ये हमने पिछली बार समझ लिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलोज। मतलब क्या है, ये डिमांड कर्व जो होता है ना, ये ऐसा क्यों है कि नीचे ही आता है, नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता। देखिए, नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, जैसे ही आप रेट को कम करो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। एप्पल आईफोन एक ऐसी कंपनी है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने जो मोबाइल है ऐसे रेट पर बेचती है कि 90% जो पब्लिक है वो सिर्फ डिजायर अपने मन में रख सकती है। एक दिन मैं भी वो जो एप्पल आईफोन है ना 13 प्रो मैक्स मैं भी खरीदूंगा। डिजायर सबके पास है, क्योंकि उस फोन के बारे में, उस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, उस फोन कितनी खूबी से बनाया गया है, जो फोटोज उसमें आते हैं, सभी ने बहुत चर्चा सुनी है, तो डिजायर सबके पास है। पर जैसे ही उसका रेट सुनता है, यार सितंबर में महीने में, सितंबर में उसका लॉन्च था, नया वाला मॉडल आया है, और कितना 1,70,000। अरे यार, इच्छा थी, मुझे तो खरीदना भी था, पर यार पैसे नहीं, एबिलिटी नहीं है, मार खाते हैं। डिमांड हम अपनी इच्छा को नहीं बना सकते हैं। तो एप्पल आईफोन कंपनी भी जानती है क्या, अगर प्राइस को कम करे तो इसके वजह से वो अपने सीरीज में 4 जो मोबाइल लॉन्च करती है उसमें एक सबसे कोशिश करती है सस्ता करे, क्योंकि उनको पता है कि ये 10% की पब्लिक ही हमारे मोबाइल को खरीद सकती है, बाकी के 90% को अगर हमको उनके एबिलिटी के साथ मैच करना है, थोड़ा सस्ता वाला मोबाइल हमको लॉन्च करना पड़ेगा। रीजंस, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये डिमांड जो है हमेशा नीचे ही जाता है। फर्स्ट रीजन जो आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो पहला यूनिट आप खाते हो उससे जो फायदा आपको मिलता है, यूटिलिटी, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हो, वो मैक्सिमम होता है। जैसे ही आप दूसरा खाओ, मैक्सिमम जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा कम आपको मिलेगा। इसको हमने पिछली बार एक ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाया था कि ये यूनिट्स जैसे ही बढ़ते जाते हैं, जो यूटिलिटी आपको मिलती है वो घटती जाती है। तो ये कस्टमर को भी पता है कि भैया जितने में ज़्यादा खरीदूँ उसके वजह से जो उससे जो फ़ायदा मुझको होता है वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता है, और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है, मतलब अच्छा अभी मुझको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसके बाद वो नेगेटिव में चला जाएगा, चलिए भाई मुझे ज़्यादा खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ एक रीज़न है किसका, डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के लिए, कि भैया जो लोग जानते हैं कि रेट जैसे ही कम होते जाएगा, कम रेट पे हम खरीद के रख लेते हैं, जितना ज़्यादा होता है उतना खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में जब रेट अगर ऊंचा चला जाए तो खरीदना में भी पॉसिबल नहीं होगा।
ओके, ये एक रीजन है, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये बताने की कोशिश करता है कि जो डिमांड है वो कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, जो उसकी यूटिलिटी के साथ में क्या रखता है, एक रिलेशनशिप रखता है। दूसरा बहाना क्या? रीजंस, इनकम इफेक्ट। अभी देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो पैसे आप कमाते हो वो पैसे कोई काम का नहीं है, वो पैसा खुद से कोई काम का नहीं है। आपकी मम्मी 30,000 कमाती, आपके पापा 50,000 कमाते, या वैसे वैसा उल्टा, सर हमारे घर में तो हम लोग 80-90 हज़ार कमाते हैं। तो मैं बोलूँगा वो 80,000 90 अगर आप जो कमाते हो, क्या आप वो खा सकते हो? क्या उससे आपकी प्यास मिट सकती है? क्या उससे आपका भूख मिट सकता है? नहीं नहीं, वो पेपर है, और अगर वो डिजिटल पैसा है तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो कमाई होती है वो कब काम आती है? देखिए, वो कमाई क्या खरीद सकती है, उसको कहते हैं क्या? रियल इनकम। कमाई कमाई होती है, बट जब वो अपने तरफ से या आपके लिए कुछ खरीद सकती है, आप गए मार्केट में, आप गए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में, आप गए अमेज़ॉन पे, आप गए फ्लिपकार्ट पे, आपने ये खरीदा वो खरीदा, देखिए वो पैसा आपका रियल इनकम है। तो ये जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ऑब्वियसली ना गुड्स के काफ़ी वैरायटी होते हैं, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, वो गुड्स जो मैं, आप, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी बाजार में जाकर ऑन अ डेली बेसिस खरीदते हैं। तो भाजी की बात हो रही है, फल की बात हो रही है, यहाँ पर हमने सेब का फोटो दिया है, पेज का आपने फोटो दिया है। ओके, अंग्रेजी में मुझको पता नहीं पेज को, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, बट आप समझने की कोशिश करो। व्हेन प्राइस फॉल्स, सेब, एप्पल्स काफ़ी महंगे हैं, 150, 120, 200, 200, 250 1 kg का। तो मतलब लोग तो सोचते हैं ना, मैं खुद सोचता हूँ जब मैं बाजार में जाता हूँ, यार मैं 1 kg लूँ कि आधा kg लूँ, इतना महंगा मिल रहा है। हाँ, परचेसिंग पावर, खरीदने की सामर्थ्य, खरीदने का सामर्थ्य, पावर, रियल इनकम, आपके पैसे का रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, कि अगर वो सेब जो मार्केट में मिल रहे हैं 200 रुपए के लिए एक दर्जन, अगर वो हो जाए 100 रुपीज अ डजन, तो फिर आपका पैसे का पावर बढ़ जाता है। मतलब पैसे का पावर कैसे बढ़ गया? क्योंकि पहले 200 रुपए में आपको 12 सेब मिलते थे, अभी क्योंकि वो 100 रुपए का हो गया, अभी आपको 12 नहीं 24 सेब मिलेंगे। तो ऐसा है कि मैं पहले 200 देता था, 12 लेता था अपने तरफ, अभी मैं 200 दे सकता हूं और मैं 24 अपनी तरफ ले सकता हूं। तो ये 200 रुपए हो गए ना पावरफुल, इसको कहते हैं रियल इनकम। जब प्राइस नीचे जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप जो पैसा कमाते हो उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो पावर है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो जिसकी वजह से कंज्यूमर ज्यादा खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है, ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस व्हिच एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। इसको कहा जाता है इनकम इफेक्ट। तो पहले हमने पढ़ा कौन सा बहाना डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को जस्टिफाई करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इनकम इफेक्ट। तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? मैंने पिछली बार आपको ये समझाने की कोशिश की थी, लेक्चर में मैंने मे भी 1 मिनट के लिए बात की होगी। मतलब जब तेल के प्राइस बढ़े, ओके, खाने का तेल का, ग्राउंडनट का तेल, सनफ्लावर का तेल, राइस ब्रान का तेल, ओके, राई का तेल ना, अलग अलग तेल मार्केट में, अगर आप डीमार्ट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, उपलब्ध रहते हैं। तो अगर आपकी मम्मी जब डीमार्ट में जाती थी, वो एक तरीके का तेल खरीदती थी, और वो तेल सोचिए 5 लीटर का बड़ा कैन वो 600 रुपये के लिए मिलता था। एकाएक जब 1 महीने के बाद गए, वो 700 रुपये का हो गया। तो आपकी मम्मी
क्या वही तेल जो 600-700 का बन गया है खरीदेगी? अगर उन्हें बजट की चिंता है, देखिए पैसा सबके पास बजट में होता है, लिमिटेड होता है, हाँ, तो वो हमेशा सोचते हैं नहीं क्या मुझे 600 रुपए में दूसरा ब्रांड का तेल मिलेगा, वो ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी खरीदारी को, अपने पहले की खरीदारी को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। जैसे कार्य वही करता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट टीचर आपने सुना होगा ना आपके स्कूल के टाइम पे। आज सर कभी कभी होता था ये टीचर नहीं आई है ना तो वो बीमार हो गई है, वो छुट्टी पे चली गई है, कुछ दुर्घटना हो गई है तो वो नहीं आ सकती है, उनको आराम पे रखा गया है, तो सर मैथ्स के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर आती है, इंग्लिश के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर आती है। क्या अलग करती है सब्स्टिट्यूट टीचर? नहीं, काम वही करती है, काम वही करती है। उसी तरह सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट मार्केट प्रोडक्ट्स में अवेलेबल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड का कर्व स्लोपिंग रहता है। अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, प्लीज अंडरस्टैंड करना, कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, मतलब मार्केट में जब भी जाता हूं मुझको चाय जो मैं खरीदता हूं टाटा टी के अलावा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ टाटा टी है, तो अगर टाटा टी अपने प्राइस को बढ़ाए तो मैं बोलूं मैं क्या खरीद सकता हूं उसके अलावा? मुझको तो वो खरीदना ही पड़ेगा, इंक्रीज्ड प्राइस पे मुझको खरीदना पड़ेगा। अगर मैं चाय का चाहता हूं, चाय में ना पीऊं तो सिर में दर्द हो जाता है। अगर एक साबुन का एक ही ब्रांड अवेलेबल है, यार डीमार्ट में गया मेरे को ना ये लाइफ बॉय दिखता है, उसके अलावा पता नहीं क्यों सबवा लाइफ बॉय। अगर मैं टूथपेस्ट लाने जाऊं तो मुझको सिर्फ सेंसोडाइन दिखता है, और कोलगेट कहां पे चला गया, पेप्सोडेंट कहां पे चला गया, क्लोजअप कहां पे चला गया, उसके सब्स्टिट्यूट मिले ही नहीं आपको, हो ही नहीं, गायब हो जाए। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके काफ़ी हानि, काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं। तो एक सरकार पूरी कोशिश करती है कि जब मार्केट में कोई भी कंज्यूमर कुछ खरीदने जाता है तो एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड नहीं, विभिन्न ब्रांड अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि मोनोपोली ना बने और उनमें कंपटीशन बना रहे, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का फायदा हमेशा हो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉफी महंगा हो गया, चाय पी लेते हैं यार, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर महंगे हो गए, बर्गर किंग का खा लेते हैं यार, कोको कोला महंगा हो गया, पेप्सी थोड़ा ले लेते हैं यार, रामू के जो बटाटे हैं वो महंगे हो गए, राजू के खरीद लेते हैं यार। तो आई रिपीट माई सेल्फ, पेट्रोल का भाव ज्यादा बढ़ गया तो गाड़ी में ट्रैवल करना बहुत महंगा है, एक काम कर लेता हूं, साइकिल ले लेता हूं। तो क्या होगा, ये सारे सब्स्टिट्यूट है। अगर पहला प्रोडक्ट ना यूज करूं चलेगा, दूसरा मैं यूज कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, काम तो हमारा वही होगा। क्या कहते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली ना, क्योंकि बजट है, पैसे सभी के पास ज़्यादा नहीं है, तो वो जो महंगा हो गया है उसकी तरफ हम हमारा नज़र नहीं रखते हैं, हम दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथा रीज़न जो ये जस्टिफाई करता है कि डिमांड नीचे क्यों जाता है, मल्टीपर्पज़ यूजेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल एक नहीं विभिन्न होता है। अच्छा, उदाहरण क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, देखिए भारत में थोड़ा कम मिलता है ये, बट अगर आप गल्फ में जाओ, ओके, ओमान, बहरीन, ये जो इलाके हैं वहाँ पर ये भारी मात्रा में नेचुरली वहाँ पर अवेलेबल है ज़मीन के अंदर। क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, और क्रूड ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ये बैरल्स में मिलता है, ओके, और एक एक बैरल से क्रूड ऑयल से क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। मतलब गैसोलीन, ये क्या है भैया, आप पेट्रोल बोल सकते हो, उसके बाद में फ्यूल ऑयल, उसके बाद में केरोसिन, जेट फ्यूल, कोक, रेसिडुअल फ्यूल, असफल्ट एंड रोड ऑयल। अच्छा, ये क्या है, असफल्ट, डामर आप बोल सकते हो जो रास्ते पे डाला जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, लुब्रिकेंट्स, इतने चीज़ें। क्रूड ऑयल एक ही चीज़ है, उसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना
क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है, दिखने में तो काला काला है, दिखने में कोई अट्रैक्शन उसके तरफ नहीं है, बट उसमें से करीबन 8 से 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो उसका यूज मल्टीपल है। ऑटोमेटिकली अगर उसका जो रिजर्व होता है हर कंट्री, क्योंकि सभी कंट्रीज जो क्रूड ऑयल है वो खुद नहीं बना सकते हैं, अपनी ज़मीन से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको निर्भर करना पड़ता है वेनेजुएला नाम के कंट्री पर, रशिया नाम की कंट्री पर, या जो ओपेक कंट्रीज़ है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उनके ऊपर। जब इनका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता है, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में जो ऑयल का बैरल का प्राइस कम होता है, तो विभिन्न कंट्रीज करते क्या है, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब भी ये भाव बढ़ जाए तो खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तब अगर खरीदे तो नुकसान में खरीदना पड़ेगा। तो भैया ये भी एक रीज़न है जो जस्टिफाई करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का ऑफ डिमांड, कि भैया अगर कोई प्रोडक्ट मल्टीपल यूज़ रखता है और उसका प्राइस अगर कम हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली जो खरीदार है उसको समझ में आता है अभी खरीद के रख लो, जितना होता है खरीद लो और स्टोर करके रख लो, आने वाले 6 महीने तक का माल, आने वाले 1 साल तक का माल अगर उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। पांचवा और आखिरी, न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये चैप्टर के, मुझे लगता है आज के लेक्चर के शुरुआत में बताया कि एप्पल आईफोन जानती है कि हमारे जो टॉप प्रीमियम मोबाइल है वो 1.5 लाख से ज़्यादा मिलते हैं, सभी लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं, तो इतने ही लोग हैं 10%, 15%, 20% पूरी दुनिया में जो अच्छा पैसा कमाते हैं यही खरीद सकते हैं। बाकियों का क्या? हम हमारे कस्टमर्स को कैसे बढ़ाएं? भाव कम कर दो, आपके ऐसे मोबाइल को लॉन्च करो जो थोड़ा सस्ता है, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली अगर आपका मोबाइल 50,000 में मिलता है और सैमसंग का महंगा मोबाइल 40,000 में मिलता है, तो वो जो 40,000 वाला कस्टमर सोचेगा यार 1.5 लाख का मोबाइल एप्पल आईफोन तो नहीं ले सकता हूँ, चलो 50,000 का तो लेता हूँ, सबको दिखाऊंगा, स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, लोगो दिखाऊंगा एप्पल का, सबको एप्पल का स्टिकर में दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरीके से एक रेप्यूटेशन, ओके, एक औदा इज कनेक्टेड विद एन एप्पल प्रोडक्ट। तो इफ द एप्पल कंपनी wants to sell more products, wants more customers, उन लोगों को प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि वो एक नए कस्टमर के लेवल पे उतर सके। तो आई रिपीट माई सेल्फ, न्यू कंज्यूमर्स, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कस्टमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द प्रोडक्ट। पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अभी वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, वेदर वो टीवी हो, वेदर वो मोबाइल हो, वेदर वो खाने की चीज़ें हो, अगर एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट अपना प्राइस कम कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पूरे विश्व में अमीर जो है, जो अच्छा कमाते हैं, वो मुझे लगता है 5 या 6% लोग रहेंगे, 5 या 6%। मतलब ये जो मिडिल क्लास है और जो उसके नीचे जो पुअर पॉवर्टी क्लास है, ये काफ़ी लोग हैं, ओके, मैक्सिमम। ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते और सोचते भी नहीं है, वो तो इच्छा भी नहीं रखते हैं। बट अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स अपने प्राइस को कम करे तो उनको पता है कि एक नई कैटेगरी के कस्टमर के क्लास में हम एंट्री मारेंगे और बहुत लोग हमारे इस नए प्रोडक्ट को जो थोड़ा सस्ता है खरीद डेफिनेटली लेंगे। तो ये हमारे 5 मुद्दे थे जो आपको जस्टिफिकेशन का पॉइंट्स देते हैं कि डिमांड का कर्व नीचे क्यों आता है, प्राइस जैसे ही नीचे आता है तो उसकी डिमांड बढ़ती क्यों जाती है। ओके, ये जो 5 मुद्दे हैं, अगर आपको ये याद रखना है, जी याद तो सभी को रखना है, तो आपको सीनियर मोस्ट सीआईडी याद रखना है। अगर आपके घर पे कभी सोनी था, सोनी टीवी ऑब्वियसली होगा, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। ओके, अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछना क्या उन्होंने कभी सीआईडी देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं तो खुद 40 का हो चुका हूँ, जो करीबन 70 एज के हैं, 70 ईयर्स के हैं, जो सीआईडी भी देखते थे और सीआईडी का जो रीरन होता था सुबह के टाइम को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, वो भी बैठ के देखते थे। ये जो सीरियल है करीबन 20 साल, यहाँ पे लिखा गया है 19 ईयर्स,
20 साल सोनी टीवी पर चला, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी सीरियल हो सकता है। अगर आपको पता है कोई सीरियल 20 साल से ज़्यादा चला, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, भारत देश के अलावा ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे सीरियल 20 साल से ज़्यादा भी आगे गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना सीनियर मोस्ट सीआईडी आपको ये 5 मुद्दे जो जस्टिफाई करते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को कैसे हेल्प करेगा। देखिए भाई, आपको सीनियर से एस समझना है जिससे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपको मिलता है, आपको एम से मल्टीपर्पज यूज समझना है, CID न्यू कंज्यूमर्स इनकम इफेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप बोलोगे सर ये तो ऊपर नीचे है, चलेगा ना, आपको थोड़ी टीचर ये बोलता है कि 5 ही लाइन में लिखना, लिख देना, 5 ऊपर नीचे हो जाए तो तकलीफ नहीं है। जब इसका PPT बनता है जो इस चैप्टर के एंड को डेफिनेटली बन के आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा, वेबसाइट पे भी दिया जाएगा, तो उस PPT में ये जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी सीक्वेंस में सीनियर मोस्ट CID के सीक्वेंस में बनाया जाएगा, ताकि आप जब उसको पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, आपको भी समझ में आए और उनको भी समझ में आ जाए। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके पल्ले ज़रूर पड़ गया, दिमाग में आपका ये सेट हो चुका है, घर कर लिया है, और आप दूसरों के साथ भी ये जो लेक्चर है उसका लिंक शेयर कर सको। अगर आप यहाँ पर नए हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि YouTube आपको नोटिफिकेशन दे सके, और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि उसी के वजह से आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा। पुराने हो तो लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, दुश्मनों के साथ में, सभी के साथ में हमारे लेक्चर्स का लिंक ज़रूर शेयर करें। पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सिंपल से सिंपल शब्दों में आप तक ये जो जानकारी है, ये जो पढ़ाई लिखाई है बांटी जाए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, टाटा।